नमस्कार। देख रहे हैं आप मेरे पीछे जो है बिहार का मानचित्र लगा हुआ है। बिहार के मानचित्र में आपको ये बताएँगे कि सारा सब कुछ मैंने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर पढ़ाया है, फिर मैं उसी सीरीज़ को मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पर जो जैसे मैं ये बिहार का मैप है तो मैंने बताया था कि बिहार के मैप का आपको दिमाग में होना चाहिए किशनगंज कहाँ है, भागलपुर कहाँ है, पश्चिम चंपारण कहाँ है, कैमूर कहाँ है, रोहतास कहाँ है। ये सब सारे कम से कम जो बॉर्डर पर जो जिले शेयर करते हैं, बॉर्डर पर जो डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, जैसे नेपाल से, उत्तर प्रदेश से बंगाल से या झारखंड से, तो जहाँ जो जिसका बॉर्डर शेयर करता है, उस आपको ध्यान में होना चाहिए। ध्यान में इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से कितने जिले के बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि उत्तर प्रदेश से कौन-कौन से जिले बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा और 4 में से 1 सीधा हटा देगा। वहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि चारों मैंने पढ़ा था, लेकिन एक ध्यान में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको वो सब सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ध्यान में इसे रखना होगा कि जैसे पश्चिमी चंपारण हुआ, पूर्वी चंपारण हुआ, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये कितने जिले हैं? टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो है कितनी नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। फिर इसी तरह से नीचे में आ जाओ, फिर इस साइड आ जाओ उत्तर प्रदेश से, फिर आ जाओ पश्चिम बंगाल से कितने किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार 3 डिस्ट्रिक्ट कहाँ? पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो फिर से मैं आपको इसके लिए रिकैप कर रहा हूँ। फिर आगे जैसे मैं आता आता हूँ यहाँ पर देख लो यहाँ पर बिहार से संबंधित तथ्य यानी कि बिहार से जो भी तथ्य है, वो तथ्य मैं आपको सामने रख रहा हूँ। जैसे क्या है, राज्य के पशु क्या है? तो राज्य के पशु में आपको ध्यान में रखना होगा राज्य के पशु क्या-क्या चीज़ है। तो राज्य के पशु में क्या आता है? गौर, गौर जिसको क्या कहते हैं? भारतीय बाइसन कहते हैं। भारतीय बाइसन, भारतीय बाइसन। भारतीय बाइसन की इसका निवास स्थान कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व। वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व कहाँ है? तो भी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व पश्चिमी चंपारण में है, वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जैसे ही मैं वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व बोलूँ, तो आपको ये चीज़ रखना है कि वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व जो है, वो कौन-सी नदी के उसके किनारे बहती है, कौन-सी नदी किनारे बहती है, ये सब आपको बताना होगा, ये सब आपको करना होगा, खुद से थोड़ा-थोड़ा इनिशिएटिव लेना होगा, तब चीज़ आपको सारी समझ में आ जाएगी। इसकी निवास स्थान देख लो, इसके निवास स्थान जो कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व, वाल्मीकि टाइगर वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व कहाँ है? इसका निवास स्थान है। फिर है जो राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया, घरेलू गोरैया, घरेलू घरेलू गोरैया। घरेलू गोरैया आपने देखा होगा छोटी-छोटी चिड़िया एकदम छोटी-छोटी चिड़ी जो है, कितना व्हाइट और ब्राउन सब बहुत अच्छा लगता है देखने में उस चीज़ को आज पहले के डेट में अ, जब ये सब का छोटा-छोटा घर हुआ करता था, उसमें खपड़ा का घर होता था या फिर फूस का घर होता था, उस समय ज़्यादा घरेलू गोरैया पाया जाता था। आजकल देखने को नहीं मिलता है, छोटे-छोटे बच्चों को प जेन ज़ी के बच्चों को कहिए घरेलू गोरैया कैसा होता है, तो आपको उसको पता नहीं होता घरेलू गोरैया होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने सारा इसका क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम घरेलू गोरैया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपको बताना होगा। इसका पासेर डोमेस्टिका, वैज्ञानिक नाम इसका क्या होगा? पासेर डोमेस्टिका। पासेर डोमेस्टिका क्या हुआ इसका? इसका वैज्ञानिक नाम हुआ। ये सब इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। फिर मैं जैसे आगे आता हूँ, राजकीय मछली क्या है? राजकीय मछली कौन-सी मछली है? राजकीय मछली मांगुर। राजकीय मछली जो है मांगुर, मांगुर किस लिए है? आपको इससे पहले बताना होगा कि मांगुर किस लिए है? तो मांगुर में क्या सबसे ज़्यादा देहात में पाया जाता है। मांगुर कहीं भी रह लेता है, उसको कैसा भी पानी दो सब सब जगह वो रह जाता है। मांगुर में कुछ ये नहीं चाहिए उसमें साफ पानी रहेगा, फिर गंदा पानी में मर जाएगा ऐसा ऐसा उस तरह की उसमें कोई बात होती नहीं है। इसलिए मांगुर, मांगुर बहुत प्रचलित होता है, वो हर एक जगह अपने आप को अ, रख लेता है। ठीक है, फिर आ गया यहाँ पर राजकीय फूल कौन-सी है? तो गेंदा, राजकीय फूल है जो गेंदा है। गेंदा आपको देखना आप लोगों ने देखा होगा गेंदा मतलब कि आज के भी जो नेताओं को जो माला पहनाया जाता है, कौन से फूल का माला पहनाया जाता है? तो गेंदा का फूल रहता है जो नेताओं लोग को या तो फिर कहीं देवी-देवताओं लोगों को जो चढ़ाया जाता है फूल, वो कौन सी फूल रहती है? ज़्यादातर ज़्यादातर जो उसका फूल का जो खेती भी करते हैं, वो गेंदे के फूल की खेती करते हैं। ठीक है? अब फिर यहाँ आ जाओ, राजकीय भाषा कौन है? ये हिंदी है, पहली भाषा हिंदी।
और दूसरी भाषा क्या है? उर्दू। मैंने शायद आपको पिछले लेक्चर में बताया था, दूसरी भाषा उर्दू है। और उर्दू कब आया था? 1980 में आया था, 82 में आया था। उस टाइम के मुख्यमंत्री कौन थे? उस टाइम के राज्यपाल कौन थे? ये सब सब आपको बताना होगा। तो आपको देख लेना गूगल करके। ये सब मैं इसलिए आपको थोड़ा-थोड़ा होमवर्क देते रहता हूँ, तो आपको ये ध्यान में रहे कि मुझे भी ये सारी काम करनी है। जब भी आप गूगल खोलोगे, तो कई सारे फैक्ट आपके सामने आएगा और कई सारे फैक्ट आपके सामने आने से लगेगा कि नहीं, आपको क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, नहीं इसके बारे में और पढ़ लो, जान लो, तो आपको वहीं पर ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है? फिर राज्य के त्योहार कौन-सा है? छठ। बिहार का जो राजकीय त्योहार छठ है, छठ में आप जानते होंगे ट्रेन भर-भर के कितनी सारी ट्रेन का था कि 700 ट्रेनें, 800 ट्रेनें, 1000 ट्रेनें या स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है बिहार के लिए। फिर भी बिहार के लोग कैसे ट्रेन में भर-भर के एकदम छुट्टर की तरह आते हैं। ये सब सारी चीज़ें क्या है? त्योहार हम लोग के इतना पवित्र फेस्टिवल त्योहार है कि इतना इसको मत पूछो। यानी कि सबसे साल भर आप घर नहीं आओ लेकिन त्योहार में छठ के त्योहार में आपको घर आना होगा। ऐसा इस तरह के त्योहार बिहार में पवित्र त्योहार माना जाता है। फिर देखिए राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत में कौन से आएगा? हे भारत के कंठार, मेरे भारत के कंठार। राष्ट्रीय गीत में कौन-सा है? मेरे भारत के कंठार। जैसे ही मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर ले जाता हूँ, जैसे यहाँ पर, आप लोग उम्मीद करता हूँ ये सब सारी चीज़ें आप लिख भी जाते होंगे और जैसे ही इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा, कौन-सा? मेरे भारत के कंठार। मेरे भारत के कंठार का मतलब आपको पूरा एक कविता है। वो कविता आपको कविता गीत टाइप की कविता है, आपको ध्यान रखना हो कविता बस 8-10 लाइन कविता वो सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें आपको करना होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, इसका लेखक कौन है? इसका मैं देख लेता हूँ। इसका लेखक लेखक कौन है? सत्यनारायण। सत्यनारायण कौन? कौन सा सत्यनारायण? सत्यनारायण। यहाँ पर क्या सिर्फ सत्यनारायण। सत्य सत्यनारायण का लेखक। इसका गीत कौन-सा है? गीत के रूप में गाया किसने है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने गाया है। पंडित कौन से? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और कौन? शिव कुमार शर्मा। इसका संगीतकार लिख देते हैं। संगीतकार पंडित हरि हरिप्रसाद चौरसिया। हुआ शिव कुमार शर्मा। हुआ शिव कुमार शर्मा। यहाँ तक मैंने आपको पूरा बता दिया। फिर मैं आगे देखो यहाँ पर आता हूँ। यहाँ तक पूरा उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर अगर फैक्ट में आएगा, इससे ज़्यादा फैक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर जितना सारे मैंने फैक्ट बता दिया है, इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। ठीक है? जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर आगे देखो यहाँ पर बताता हूँ जो प्रमंडल। प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल है। कौन-कौन से प्रमंडल है? यहाँ पर देख लो। कौन-कौन से प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 38 जिले 9 प्रमंडल में आते हैं। कौन-कौन से जिले में? सबसे बड़े प्रमंडल कौन-कौन से? सबसे छोटे प्रमंडल कौन से हैं? कौन से प्रमंडल के सभी जिला बॉर्डर शेयर करता है? कौन से प्रमंडल के सभी जिला बॉर्डर नहीं शेयर करता है? ये सब सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देख लो यहाँ पर क्या है? हुँ, जैसे यहाँ पर देख लो। इसको कहते हैं तिरहुत प्रमंडल। यहाँ पर जो है, ये हो गया तिरहुत प्रमंडल। ये कौन से प्रमंडल हो गए? तिरहुत प्रमंडल। सबसे बड़ा प्रमंडल में से एक है। या अगर और प्रमंडल है, लेकिन सबसे बड़ा प्रमंडल में से एक है। यहाँ पर कौन-कौन से जिले देखो, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। यानी कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी टोटल कितने जिले? तिरहुत प्रमंडल में टोटल 6 जिले लगते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, तिरहुत प्रमंडल में
कितने? टोटल 6 जिले हैं। इस तरह से बातें आपको ध्यान है। टोटल तिरहुत प्रमंडल में टोटल तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? ये मुजफ्फरपुर है। तिरहुत प्रमंडल मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर। कितने जिले हैं? 6 जिले। कौन कौन से जिले हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। कितने? वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। टोटल कितने? 6 जिले यहाँ पर। फिर देखो जैसे मैं आगे आता हूँ, फिर आता हूँ पटना प्रमंडल में। पटना प्रमंडल देखो कितने जिले हैं? यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? टोटल 6 जिले हैं। एक प्रमंडल में 6 जिले, दूसरे प्रमंडल में 6 जिले। कितने टोटल जिले हो गए? 12 जिला। 12 जिला हो गया। यहाँ पर देख लो, पटना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो पटना में। आप जान रहे हो किसी प्रमंडल का जहाँ, वहाँ सबसे ज्यादा मुख्यालय होता है, जहाँ पर सारी चीज सुविधाएं होती है, जहाँ पर बड़ी सीट होती है, जहाँ पर मैनेज करना थोड़ा सा कुछ नहीं होती है, वहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया जाता है। ठीक है। फिर देखो, यहाँ पर मैंने बताया पटना प्रमंडल। फिर जैसे ही मैं आता हूँ इधर देख लो यहाँ, अब मैं आता हूँ मुंगेर प्रमंडल में। देखो मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले हैं। यानी कि 3 ऐसे प्रमंडल हैं जहाँ 6 6 जिले हैं। यानी फिर 3 प्रमंडल में बिहार के 18 जिले शामिल हो जाते हैं। यहाँ से इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। 3 प्रमंडल में बिहार के 18 जिले। तो मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंगेर में है। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुंगेर में है। ये यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा क्या? अरे, मक्खी कहाँ से आ जाता है? देखो, मुंगेर प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। मुंगेर प्रमंडल मुख्यालय कहाँ है? मुंगेर है। अब प्रमंडल का मुखिया कौन होता है? अधिकारी में जाओगे, प्रमंडल का मुखिया कौन होता है? एक कमिश्नर होता है। डीएम से जब प्रमोशन होता है तो कौन? कमिश्नर बनते हैं। डीएम से जब प्रमोशन होता है तो कमिश्नर बनते हैं। कमिश्नर बनते हैं, पूरा एक प्रमंडल को रेगुलेट करते हैं, पूरा एक प्रमंडल को चलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आ जाओ आप मगध प्रमंडल में। मगध प्रमंडल में कौन कौन से आते हैं? मगध प्रमंडल में देखो, 1, 2, 3, 4, नहीं, मगध प्रमंडल में टोटल कितने? टोटल 5 जिले हैं। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गया है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना हो। यहाँ से क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, चाहे दरोगा क्वेश्चन हो, चाहे बीपीएससी क्वेश्चन हो, चाहे बिहार एसएससी क्वेश्चन हो। यहाँ से देख लेना, यहाँ से इस मैपिंग से जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आया है कि नहीं है। नहीं आया तो फिर कमेंट करना। तो फिर बताना कि नहीं आपने गलत पढ़ा है, आपने नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तो बिल्कुल एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आप छोड़ते हो, जब नहीं आप रिजल्ट से बाहर हो जाते हो। फिर देखो आगे मैं आता हूँ। आगे मैं आता हूँ दरभंगा प्रमंडल। टोटल कितने प्रमंडल होंगे? 6 जिले ये, 6 जिले ये, 6 जिले ये, कितने? 18। 18 जिले कितने? 5 जिले। 18 5 कितना? 23 जिले हो गया। 23 जिलों को मैंने बता दिया। अब आता हूँ, देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? सारण। तो सारण का मुख्यालय कहाँ है? छपरा। छपरा जिला नहीं है, सारण जिला आता है। कोई कहता है छपरा जिला, छपरा जिला नहीं है, सारण जिला है। सारण जिला का मुख्यालय, जैसे नालंदा जिला है ना, तो नालंदा कोई बड़ा बड़ा शहर नहीं है, लेकिन नालंदा का मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ है। उसी तरह मैं बता रहा हूँ कि जैसे सारण का मुख्यालय कहाँ है? छपरा है। यहाँ पर सारण मुख्यालय में कितने? देखो, 1, 2, 3। नहीं, सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। यहाँ पर 4 5 23, 23 और 3 26। 26 जिला का मैंने यहाँ पर बता दी। अच्छा, यहाँ पर ये देख लो एक चीज आप। सारण प्रमंडल जो है एकमात्र ऐसा प्रमंडल है तो इसका तीनों जिला किससे? तीनों जिला जो है आपको उत्तर प्रदेश से लगता है। तीनों जिला किससे लगता है? उत्तर प्रदेश से। वो कहा जाए कौन से प्रमंडल जो है उत्तर प्रदेश से शेयर करता है? कौन से प्रमंडल के सभी जिला उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है? तो कौन से जिला? तो ये सारण प्रमंडल आ जाएगा। सारण प्रमंडल में गोपालगंज जिला आ जाएगा, सिवान आ जाएगा, सारण आ जाएगा। तीनों जिला कहाँ? उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ तक मैंने बता दिया। ये मुख्य मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ऐसी इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अब बना है, ऐसा क्वेश्चन आया है। अब मैं फिर आ जाता हूँ दरभंगा प्रमंडल में। दरभंगा प्रमंडल में एक हो गया दरभंगा, दूसरा हो गया मधुबनी, समस्तीपुर। दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल मेनली रूप से क्या, यहाँ पर मिथिला बोला जाता है। मिथिला मेन रीजन में यही मिथिला बोला जाता है। दरभंगा में, मधुबनी में, समस्तीपुर में, और थोड़ा थोड़ा बेगूसराय में बोला जाता है मिथिला। कहाँ जाए छी की करे छी, यानी कि छे छे वाला, छे छे वाला भाषा जो है क्या,
यहाँ पर जो मिथिला में आता है, मिथिला प्रांत बहुत रिच प्रांत है, बहुत अच्छे कल्चर वहाँ का बहुत अच्छा है। इसलिए मिथिला प्रांत जो है मिथिला में इसी आता है। मिथिला का मुख्यालय भी कहाँ दरभंगा में आता है। मधुबनी पेंटिंग देखो मिथिला में, अ, मधुबनी का मखाना देख लो वो भी मिथिला में, इसलिए बहुत रिच है। वहाँ पर मधुबनी जी तरफ जाओगे, दरभंगा तरफ, हर एक जगह आपको मछली का तालाब मिल जाएगा। वहाँ का मछली खाना बहुत शुभ माना जाता है। वहाँ के लोग बहुत मछली खाते हैं, मछली का पालन करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा। मछली का सबसे ज़्यादा पालन होता है तो मधुबनी जिला में होता है बिहार में। ये सारी थोड़ी-थोड़ी चीज़ मैं फैक्ट बताते जाऊँगा। फिर देखो जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर हो गए दरभंगा प्रमंडल, और जैसे ही यहाँ पर आता हूँ कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो सहरसा है, कोसी। यहीं पर जो है कोसी सुपौल में आकर के पूरा कोसी की तबाही मचा देते हैं। क्या कोसी जी क्या अपने धारा को मोड़ने के लिए जाना जाता है, अपने बिहार का शोक कहा जाता है कोसी कोसी नदी को, ये कोसी प्रमंडल के नाम से जाना जाता है। कौन-सी? यहाँ पर देखो सहरसा हुआ, मधेपुरा हुआ और सुपौल हुआ। यहाँ पर कोसी प्रमंडल है, यहाँ पर आया। फिर यहाँ देख लो पूर्णिया प्रमंडल। पप्पू यादव यहीं से जीत करके आते हैं, बार-बार जीत करके आते हैं। पूर्णिया, मधेपुरा दोनों गढ़ हुआ करता था, मधेपुरा, पूर्णिया। मधेपुरा से एक स्वर्गीय शरद यादव जी वहाँ से चुनाव लड़ते थे, मधेपुरा से बार-बार जीते थे, बहुत अच्छे नेता थे वो लोग। समाजवादी के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे कौन? शरद यादव, जिन्होंने कुछ यानी कि कोई संपत्ति, कुछ बहुत बड़े अमीर ये सब कुछ नहीं बने, एक समाज के लिए पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। देखो यहाँ पर क्या है, फिर मैं आगे आता हूँ देखो यहाँ पूर्णिया आ गया। पूर्णिया में जो है बहुत पटना से देखो यहाँ पटना है, यहाँ पूर्णिया है। एक बार मैं एग्ज़ाम देने गया था, पूरा रात लग जाता जाने में वहाँ पर बस से जाने में, बहुत 600, 700, 800 किराया है वहाँ पूर्णिया जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है पूर्णिया है। पूर्णिया पूर्णिया देखो ये कहाँ किशनगंज हुआ, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। फिर यहाँ पर एक आता देखो भागलपुर प्रमंडल। सबसे छोटा प्रमंडल कौन-सा है? भागलपुर प्रमंडल, जिसमें कि 2 जिले आते हैं और दोनों के दोनों कौन-सा? ये झारखंड से। यानी कि 2 जिले जो हैं, तो दोनों को दोनों जिले कौन-सा है? ये झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं, झारखंड से। यहाँ तक मैंने लगभग पूरा बता दिया है, पूरा मैपिंग जो है, पूरा मैपिंग करके बता दिया। एक बार रिकैप करके 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 30 सेकंड का। पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लो, देख लो, ताकि आपको पूरी पूरी आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक पूरी यहाँ पर एक चीज़ और देखो, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जो है यहाँ पे थोड़ा-सा प्लेन लगता है, चेंज कर लूँ कौन-सा कलर? व्हाइट, हाँ, चलो व्हाइट ले लेता हूँ। पश्चिम चंपारण जो है, पश्चिम चंपारण क्या एकमात्र जिला है, जो क्या 2 जगह से बॉर्डर शेयर करता है, एक नेपाल से, एक उत्तर प्रदेश से। पश्चिम चंपारण जो है, एक नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, एक उत्तर प्रदेश से। फिर यहाँ तरह किशनगंज आ जाए इसी तरह से। किशनगंज जो है क्या, एक नेपाल से और एक बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है, 2 जिला यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ जाओ कटिहार, कटिहार भी क्या, एक पश्चिम बंगाल से और एक झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है कटिहार। फिर यहाँ पर आ जाओ रोहतास, यहाँ पर ये कैमूर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लेकिन देखो यहाँ पर रोहतास, रोहतास बहुत बड़ा जिला है। रोहतास का मुख्यालय कहाँ है? सासाराम। यहाँ पर रोहतास, रोहतास, रोहतास कौन सा शेयर करता है? एक झारखंड से और एक उत्तर प्रदेश से रोहतास यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है। तो सब इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना हो। यहाँ पर एक चीज़ अब बात और मैं भूल गया था, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक राजगीर जो है मेरे भारत के कंठार, एक क्या ये आधिकारिक तौर पर 2012 में अपनाया गया। आधिकारिक तौर पर 2012 में आधिकारिक तौर पर 2012 में अपनाया गया। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही? यानी कि मैं राज्य के गीत कहेगा, राज्य के गीत बिहार का राज्य के गीत कौन से हैं? तो मेरे भारत के कंठार।
मेरे भारत के कंठार में जो कब अपना अधिकारिक तौर पर अपनाया गया? तो मार्च 2012 में। कौन-सी? मार्च 2012। मार्च 2012 में इसे अपनाया गया। यहाँ तक मुझे लगता है कि सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो देखो यहाँ पर था, प्रथम मुख्यमंत्री बिहार का कौन हुआ था? ये सारे आपको पता हो। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पर देख लो, श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें प्यार से क्या, श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें प्यार से श्री बाबू का नाम से जाना जाता था। इन्हें क्या, इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। बिहार केसरी का, बिहार केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। बिहार केसरी। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? बिहार विभूति। बिहार, बिहार विभूति। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जो है, अनुग्रह नारायण सिंह बहुत बड़े लोग थे। आज भी जो आप जनसुराज पार्टी देख रहे हो, उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय सिंह, इन्हीं का, हाँ इन्हीं का पोता, हाँ इन्हीं इनका पोता है। इनका बेटा कौन थे? सच्चिदानंद सिंह, वो भी एक डिप्टी सीएम बने। श्री सच्चिदानंद सिन्हा कौन से? सच्चिदानंद सिन्हा या सत्यनारायण सिन्हा, कुछ नाम था, हाँ ऐसे ही। वो मुख्यमंत्री बने थे। और उनका बेटा कौन सा है? उदय सिंह है। उदय सिंह कौन है? जनसुराज पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी इन्हीं का पोता है। बहुत बड़े लोग हैं। पटना जाओगे ना, तो पटना में लगता है कितना, कि 10 बीघा में इनका घर जो है, जिसमें प्रशांत किशोर रहता है शेखपुरा हाउस में, लगता है 10 बीघा में उसका घर बना हुआ है। इतने बहुत बड़े लोग थे। यानी कि ये दोनों एक किताबी कीड़ा थे ना, किताब इतना पढ़ते थे कुछ कहना नहीं। बिहार केसरी जो है श्री कृष्ण सिंह, पूरा किताब भाषण में ऐसा ऐसा वर्ड चुन कर देते थे कि देख के आदमी के दंग रह जाता था, इतने इतने अच्छे अच्छे वर्ड कहाँ से ला कर देते हैं। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जो थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले वित्त मंत्री थे ये। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का इनको पदभार मिला था गठन में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अनुग्रह नारायण सिंह जो है, बहुत बड़े लोगों में से एक थे। इनको गांधी जी से बहुत अच्छा बनता था। इनको गांधी जी से नहीं बनता था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। प्रथम राज्यपाल आ गया। प्रथम राज्यपाल कौन है? तो राजा राम दौलत राम। कौन सा है? तो राजा राम दौलत राम। राजा राम दौलत राम। प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन सा है? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। गूगल के पता भोला पासवान शास्त्री कब कब मुख्यमंत्री बने, चाहे आपको बताना होगा। तो देखो, जैसे मैं आगे आता हूँ यहाँ पर, जैसे में देखो, अब अगर रामधारी सिंह दिनकर पर मैं आता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जो है क्या, रामधारी सिंह दिनकर जो है, एक बहुत बड़े ये राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो सिमरिया में हुआ, जो अभी कहाँ आज के डेट में बेगूसराय में आता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। फिर यहाँ पर देख लो, इनकी पहली काव्य संग्रह कौन सा? पहली काव्य संग्रह आया कब? पहली काव्य संग्रह सच में लिखा, देख लो कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो सिमरिया में हुआ। सिमरिया आर्किटेक्ट में कहाँ पड़ता है? तो बेगूसराय जिला में एक पड़ता है सिमरिया एक। वहीं पर जो है सिमरिया पुल के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। सिमरिया पुल को अब रामधारी सिंह दिनकर कर दिया गया, उस पुल का नाम बदल कर। इनका जन्म कब हुआ? तो 28 सितंबर 1908 में हुआ। 28 सितंबर, कब? 1908 में। और कब तक? 1974 में जाकर के इनकी मृत्यु हुई थी। 1974 में कब? 24 अप्रैल में। 24 अप्रैल 1974 इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पहली काव्य संग्रह कौन सा है? विजय संदेश। कौन सा? तो विजय संदेश। जो पहली काव्य संग्रह, विजय संदेश।
रामधारी सिंह दिनकर ही एक ऐसा कवि थे, जो यहाँ से लगभग हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आप कर लोगे तो 99% यहाँ से क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पर जितना मैं बस एक स्लाइड में जितना मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे 99% क्वेश्चन आप यहाँ से करने की स्थिति में रहोगे। विजय संदेश, विजय संदेश प्रकाशित कब हुआ? 1928 में। विजय संदेश ये प्रकाशित कब हुआ? 1928 में। 1928 में प्रकाशित हुआ। 1928 में सोच लो, 1908 में इनका जन्म हुआ। विजय संदेश जो उनका 1928 में प्रकाशित हो गया, यानी कि मात्र 20 साल की उम्र में विजय संदेश एक काव्य संग्रह लिख दिए थे, मात्र 20 साल की उम्र में। इनका पहली पत्रिका कौन-सा है? विद्याचल। विद्याचल भी कब आया? यहाँ पर विद्याचल कब आया? पहली पत्रिका, जिसमें पहली पत्रिका का मतलब है यहाँ पर जब कोई पत्रिका निकालता है तो उसमें और निखरता लाता है, निखरता नहीं क्या लेखन शैली में निखरता आती है, तो पत्रिका जो है पहली पत्रिका कौन-सा है? तो विद्याचल। पहली पत्रिका कौन है? तो विद्याचल। विद्याचल जो है इनकी पहली पत्रिका है। इन्होंने अपने आप को बैड गांधीयन कहा। बैड गांधीयन मतलब क्या? गांधी के विचार को तो स्वीकारते थे, लेकिन उसको उतना ही मुखर रूप से विरोध भी करते थे। इसलिए इनको क्या खुद को ये स्वयं को ये बैड गांधीयन के नाम से कहते थे कि मैं बैड गांधीयन हूँ, मैं गांधी के बहुत बड़ा ये नहीं हूँ, उनका विचार को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं विरोध भी उतना ही पुरजोर तरीके से करता हूँ। इनका पेशेवर जीवन की शुरुआत कब हुआ? पेशेवर जीवन की शुरुआत पहले शुरू हुई हेडमास्टर बने। हेडमास्टर कहाँ बने? आज भी देखना बरबीघा में एक स्कूल है वहाँ पर सबसे पहला पोस्टेड जो था बरबीघा में इनका हेडमास्टर के रूप में सबसे पहले पोस्टेड हुए, पेशेवर जीवन की शुरुआत की उन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालीफाई किया फिर वहाँ से क्या सब रजिस्ट्रार बने। आज के डेट में सब रजिस्ट्रार के लिए जो मारा-मारी इतना होता है, क्योंकि आज में सबसे ज़्यादा करप्शन होता है, तो एसडीएम बनने के लिए सबसे ज़्यादा एसडीएम और ये एक सब रजिस्ट्रार 2 पोस्ट आएगा, तो वहाँ पर देखना ज़्यादातर लड़का सब रजिस्ट्रार को चूज़ करेगा। खासकर लड़की लोग तो आज ये एक बहाना बना लेती है यहाँ पर कि मैं तो ऑफ़िस में काम करना चाहती हूँ क्योंकि उसके सब रजिस्ट्रार जो ऑफ़िशियल वर्क उसमें ज़्यादा है। सब रजिस्ट्रार ऑफ़िशियल वर्क उसमें ज़्यादा नहीं है, ऑफ़िशियल पैसा उसमें ज़्यादा है, बोरी भर-भर के पैसा उसमें आता है, इसलिए सबको क्या सब रजिस्ट्रार का पोस्ट चुनना ज़्यादा पसंद करता है। सब रजिस्ट्रार का काम क्या है? जहाँ पर सरकारी ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन को सरकारी कर देना, सरकारी ज़मीन को ऐसे कर देना, जहाँ पर थोड़ा-सा ज़मीन विवादित है उसको यानी कि पूरा ज़मीन का वो मालिक हो जाता है सब रजिस्ट्रार। यहाँ पर हो गया, यानी कि क्या है फिर से एक पेशेवर जीवन की शुरुआत किसने की? कब से? तो यहाँ पर देखिए पेशेवर जीवन की शुरुआत पेशेवर जीवन के सबसे पहले हेडमास्टर के रूप में हेडमास्टर के रूप में हेडमास्टर के रूप में किया। उसके बाद सब रजिस्ट्रार के रूप में सब रजिस्ट्रार के रूप में उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय के भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम किए।
विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम किया। यहाँ तक मैंने पूरा आपको रामधारी सिंह के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही मैं आगे आता हूँ, देखो यहाँ इतना सारा सब कुछ इन्हें कहाँ-कहाँ क्या किया, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और सिमरिया में हुआ, सिमरिया आज के डेट में कहाँ पड़ता है, बेगूसराय जिले में पड़ता है। इनका पहली काव्य संग्रह कौन-सा है? विजय संदेश प्रकाशित कब हुआ? 1928 में प्रकाशित हुआ। फिर इन्होंने अपने आप को क्या बैड गांधीयन के रूप में रखा। पेशेवर जीवन की शुरुआत कब सबसे पहले किस रूप में किया? तो हिमाचल के रूप में किया, फिर सब रजिस्ट्रार के रूप में किया, उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय के क्या कुलपति के रूप में इन्होंने पूरा काम किया वहाँ पर। पूरा जो भी किया अपना पूरा तन-मन से किया। यहाँ पर देख लो। फिर आगे उनको कौन-कौन से प्रमुख सम्मान मिले हैं, किस चीज़ के लिए मिले हैं? कौन-कौन से प्रमुख सम्मान मिले हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कब मिला है? 1959 में मिला है। साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कब मिला है? 1959 मिला है। किस रचना के लिए मिला है? आपको ध्यान में संस्कृति के 4 अध्याय। साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 संस्कृति के 4 अध्याय यहाँ पे देख लिया। फिर पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण भी इनको कब मिला है? ये भी 1959 में ही मिला है। इतनी सारे आपको सम्मान से सम्मानित किया गया किनको? रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी को। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय, यहाँ से सिमिलर मेल खाता है, इसलिए यहाँ पर से आपको कई बार मिलान करने के लिए दे देगा, फिर वहाँ पर आप फँस सकते हैं इस चीज़ के लिए। फिर तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1972 में मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि अगर साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, कहीं-कहीं विवाद में रहता है, जैसे रामभद्राचार्य जी को जो दिखता नहीं है और बहुत जातिवादी बात करते हैं वो लोग, यहाँ पर उनको पुरस्कार मिला, वहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला, फिर उसके बाद आ जाओ ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में किसके लिए मिला? उर्वशी के लिए, उनका एक रचना है उर्वशी, उर्वशी के लिए मिला, उर्वशी को मिला। फिर 2008 में क्या संसद में एक संग्रहालय जो बना, इनके लिए मूर्ति बनाया गया। संसद के संग्रहालय में इनकी मूर्ति बनाई गई। यहीं पर इन्होंने ये संसद में भी रहे, संसद राज्यसभा में गए थे इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर, तब नेहरू जी ऊपर सीढ़ी से जा रहे थे, नेहरू जी ने क्या थोड़ा-सा डगमगा गए, तब इन्होंने पीछे से पकड़ लिया। तब इन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में जब-जब गिरती है, साहित्य उसको सँभालता है। इससे सारी बातें आपको राष्ट्र कवि इतने बड़े कवि थे हमारे बिहार के लेकर के, यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें मैंने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में मैंने बता दिया। फिर आगे जब भी होता है आगे नेक्स्ट क्लास में फिर लेकर के बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, उसमें बताऊँगा सारी नदियों के बारे में, मिट्टी के बारे में खनिज संबंध के बारे में, ये सारी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट। मैंने बिहार का पूरा टॉपिक मैं पूरा पढ़ा दूँगा जितना हो सकता है यूट्यूब पे जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो सब सारी कुछ मैंने आपको यहाँ पे करा दूँगा। ये सब सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ तक मैं रहने देता हूँ और फिर नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आज बहुत जल्द आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।